आज का जो टॉपिक है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, भारत की भूगर्भिक या भूवैज्ञानिक संरचना। इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें कोई दिक्कत किन्हीं को भी भारत के सामान्य जो परिचय था, आप लोग कुछ घर पे वर्कआउट किए हैं? उसमें क्या कुछ नया पॉइंट मिला है? कुछ नहीं मिला? कुछ मिला होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। जैसे हम बता देते हैं, जैसे आप लोग भारत में तटीय राज्य, भारत में जो तटीय राज्य हैं जैसे गुजरात हो गया, इन सभी राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है? उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो ये तीन तीन याद रखेंगे, है ना? ऐसे ही करके याद रखिएगा। अब आप लोगों से पूछ लें, जैसे मान लीजिए कि पुडुचेरी का नाम आप लोग सुने होंगे। पुडुचेरी, ये पुडुचेरी कितने राज्यों में विस्तृत है? कौन कौन सा? शुरुआत केरल से मत कीजिए, कहां कहां पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से शुरुआत करना है। तमिलनाडु में पुडुचेरी का 2 जिला है। कौन कौन सा है? खुद पुडुचेरी हो गया, ठीक है, और कराईकल। हाँ हाँ, सब लोग आइए, बिना पूछे आ जाया कीजिए। कराईकल हो गया और पुडुचेरी हो गया। यनम कहाँ पे है? यनम आंध्र प्रदेश में है। और माहे हो गया केरल में, है ना? थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कीजिएगा, टेस्ट में ये सब डिस्कशन करा देंगे, है ना? जो लोग लेट आए उनका तो कुछ छूट गया, कम से कम 2 सवाल छूट गया, ठीक है? इसीलिए 3:30 में पहुंच जाइए। भारत की भूगर्भिक संरचना ये टॉपिक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझिएगा व्यवहारिक रूप में, मतलब अप्लाइड ज्योग्राफी के हिसाब से इस टॉपिक को समझिए। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप लोग। कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुआ था, है ना? कौन सा घटना हुआ था? जोशीमठ में अचानक से देखे होंगे कि भूस्खलन, लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया था। हुआ है? हाँ, मतलब साल 2 साल पहले का है, ठीक है। अभी भी हो रहा है, उसको जोड़ देते हैं। आप लोग एक और घटना सुने होंगे जिसमें यमुनोत्री 4 धाम जो टनल था उसमें 40 श्रमिक जो थे सुरंग में फंस गए थे, है ना? फंस गए थे। और अभी फिर आप लोग सुनते होंगे कि शिमला में लैंडस्लाइड हो गया है। हुआ है ना? तो इस कारण से क्या होता है कि वहां पे डिमांड उठने लगता है कि बिना भूगर्भिक संरचना के अध्ययन किए हुए ही क्यों वहां पे इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, क्यों हिमालयन क्षेत्र में टनल का निर्माण किया जा रहा है ना? उसके बाद ब्रिज का निर्माण क्यों किया जा रहा है, ये सब आप लोगों को दैनिक न्यूज़पेपर में मिलता होगा। तो ये सब सवाल यूपीएससी में अप्लाइड फॉर्म में पूछा जाएगा उदाहरण के साथ, है ना? जैसे संरचना की बात करते हैं, बीपीएससी में तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि भारत में जो तेल क्षेत्र है किस संरचना में पाया जाता है? तेल तटीय क्षेत्र में तो है, लेकिन किस संरचना के अंतर्गत आएगा? भारत में जो कोयला है वो 98% किस संरचना का है? गोंडवाना, ये आप लोग बता दिए हैं, है ना? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यही बात तेल पे अप्लाई करें तो एक सवाल 69 बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार में किस स्थान पे सोने का भंडार मिला है? सोना मतलब स्लिपिंग नहीं, गोल्ड। कहां पे? तो रोहतास में इसका आकलन क्यों नहीं हम करें? जैसे मान लीजिए जमुई पता नहीं है, रोहतास में क्यों नहीं मिल सकता है? हाँ, जब आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप खुद गेस कर लीजिएगा कि यहाँ का जो संरचना है वो सोने के निक्षेप के लिए नहीं है, ठीक है ना? तो संरचना का महत्व ज्यादा है। मेंस के लिए एक आध सवाल आप लोग लिख लीजिए। मेंस के लिए भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करते हुए, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करते हुए, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करते हुए इसके खनिजों के साथ अंतर संबंध का वर्णन करें। खनिजों के साथ,
खनिजों के साथ अंतर संबंध का अध्ययन करते हुए वर्णन करें। वर्णन करें, इसमें आप लोग बिहार का वो जमुई वाला इलाका दिखा दीजिएगा जरूरी से, एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, नंबर भी बढ़ जाएगा। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करते हुए, हाँ, खनिजों के साथ अंतर संबंध का वर्णन करें। इसका आंसर मालूम चलेगा जब क्लास अभी खत्म होगा तब, लेकिन ये आप लोग घर में लिखिएगा, सबको आ जाना, बिना पूछे आ जाए कीजिए, और मेंस विशेष कर दीजिएगा, ठीक है ना, मेंस के लिए सवाल होगा। तो भारत की भूगर्भिक संरचना, इंग्लिश कर लीजिए ना, बस टाइप करके उसको, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहां लिखा हुआ है ना, दिख रहा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सारा टर्म लिख देंगे अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, आगे बढ़ें। सब लोग पहले वाले ही हैं, सारे विद्यार्थी, ठीक है, तो लेट क्यों आए फिर आप लोग? बहुत छूटा है आपका, आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना थोड़ा और समझा देते हैं आप लोगों को, इसको बिहार के संदर्भ में भी थोड़ा समझा देते हैं। अक्सर देखिएगा कि बिहार में पूछा जाता है, खास करके जो दक्षिण बिहार का इलाका है, दक्षिण बिहार में जैसे गया वाला एक बाउंड्री बनता है औरंगाबाद के पास, औरंगाबाद में सोन नदी है, ठीक है, तो औरंगाबाद के पास एक बाउंड्री बनता है जिसमें इधर जाइएगा तो बिहार में आर्कियन की चट्टानें पाई जाती हैं। उसका मैप है मेरे पास, हम जब पढ़ाएंगे तो बढ़िया से बता देंगे आर्कियन, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, ध्यान कहीं और मत लगा दीजिएगा। आर्कियन है और इधर में विंध्यन श्रेणी का संरचना है ना, तो बिहार पे भी फोकस किए रहना है। भारत के संदर्भ में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन बिहार पूछा जा सकता है। ये जो टॉपिक है भूवैज्ञानिक संरचना, स्ट्रक्चर, इसका एक सिनॉप्सिस बना लेंगे हम लोग, पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से। संरचना में सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। तो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना क्या है, शुरू में इसको बता देंगे क्या है, ठीक है, क्या है भूवैज्ञानिक संरचना में। हम थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कर लेंगे। भूवैज्ञानिक समय सारणी, समय सारणी, पास्ट में आप लोग देखेंगे तो बीपीएससी में सवाल पूछा गया है कि बिहार का वह कौन सा स्थलाकृति है जो कैनोजोइक एरा का है, ठीक है ना, तो समय सारणी पूछनी, जैसे पूछा जाए कि शिवालिक कब का बना हुआ है, ये सवाल आ जाए कि शिवालिक कब का बना हुआ है ना, तो इसी में थोड़ा समय सारणी हम लोग देख लेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इसके बाद भारत में जो चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, वर्गीकरण, तो चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ लेंगे। सब लोग लिख रहे हैं? लिखना है, ऐसे सुस्ताना नहीं है। आपके पास एक क्लास नोट्स होना चाहिए, पूरा बढ़िया से लिखिए। एग्जाम के टाइम में क्या रिवीजन करेंगे आप लोग, लिखा हुआ नहीं रहेगा तो, बोला हुआ तो क्लास के बाद ही भूल जाइएगा। संरचना क्या है आप लोग पूरा लिखेंगे, किन्हीं को अगर दिक्कत हो या जिनका ज्योग्राफी से कभी सामना ना हुआ हो या जो लोग कभी एनसीईआरटी ना पढ़े हो, वो पूरा लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ठीक है। समय सारणी यानी भूवैज्ञानिक समय सारणी, भूवैज्ञानिक समय सारणी, भारत में चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है, और उसके बाद इसका एक निष्कर्ष हम लोग डाल देंगे, निष्कर्ष। तो ये एक सिनॉप्सिस बनता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। बिहार में इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आ जाए आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा, कुछ रिलेवेंट एग्जाम्पल दे करके अच्छा हो जाएगा। अब संरचना है, तो संरचना क्या है, हम लोग जैसे ही संरचना में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी क्या है?
बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और तो बिग बैंग एक थ्योरी है ना, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है ना, सिंपल तरीके से। वो क्या करता है कि यूनिवर्स के बारे में बताता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हम लोग यहां बात कर रहे हैं संरचना का। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्मांड अस्तित्व में है, ठीक है, धरती अस्तित्व में है। जब धरती थी तो शुरू में धरती कैसी थी? आग का गोला था। धरती आग का गोला था। पृथ्वी जो थी वो आग का गोला थी। धीरे धीरे क्रमशः ये ठंडी होती गई। हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, तो उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो धरती का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। तो जब धरती आग का गोला था और उसके बाद ये क्रमशः ठंडी होती गई, ठीक है, तो इसके बाहरी सतह पे चट्टान बना। चट्टान बना उस समय जब ठंडी हुई थी, समझ रहे हैं। और एक आज जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, क्या वहां पे नया चट्टान नहीं बन रहा है? यानी कि वर्तमान समय तक चट्टानें एक जैसी रहेंगी, अलग अलग हो जाएगा? सब अलग अलग हो जाएगा। यानी कि भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से चट्टानों के वर्गीकरण या चट्टानों के नेचर, उनकी प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, क्या कर ले, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक संरचना में हम बेसिकली चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं और चट्टानों के प्रकार या उसकी विशेषता का भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, और आपको मेंस लिखना है तो इसमें हम उसका महत्व भी बताएंगे। महत्व, ठीक है, मेंस लिखना है तो महत्व बता देंगे। अब ध्यान रखिए, संरचना की बात हो रही है तो संरचना क्या आप लोगों के लिए आवश्यकता नहीं होगी अध्ययन करना प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? पुल ढह रहा है, इतना सारा पुल ढह गया, 10-12 पुल तो एक ही दिन में ढह गया था, 17, एक सप्ताह में लगभग 17 पुल ढह गया। तो इसका मतलब कि वो संरचना में कमजोर था तभी तो ढह गया। मतलब मानव निर्मित संरचना अगर कमजोर है, पुल ढह गया, गिर गया। ठीक वैसे ही कहीं पे जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो कमजोर संरचना का क्षेत्र है, अगर वहां पे बस्ती बना दिया तो वो भी ढह जाएगा, जैसे पुल ढह गया। तो संरचना का जो अध्ययन होता है वो भूवैज्ञानिकों के लिए भी बहुत जरूरी होता है ना। तो इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा महत्व है संरचना का, है ना। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या अध्ययन करेंगे? चट्टानों के प्रकार, उसकी विशेषता का अध्ययन करेंगे। एक आध लाइन लिखिए आप लोग। भूवैज्ञानिक संरचना का तात्पर्य, भूवैज्ञानिक संरचना का तात्पर्य भूवैज्ञानिक संरचना का तात्पर्य चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण एवं उसकी प्रकृति का अध्ययन करना है। मतलब किस नेचर का चट्टान है, अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। भूवैज्ञानिक संरचना का तात्पर्य या अर्थ चट्टानों के प्रकार एवं उसकी प्रकृति का अध्ययन करना है। अंग्रेजी का लिखिए आप लोग, मतलब हम टर्म्स बता देते हैं, आप लोग उसको लाइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सारे लोग इंग्लिश मीडियम के ही हैं, हिंदी मीडियम ना, दोनों मर्ज हो गया है। तो अगर कहीं दिक्कत हो तो टर्म लिखिएगा। लिखिए डिफिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों एक ही में शामिल कर लिया, अंग्रेजी हिंदी दोनों। अच्छा, तो उनको हम टर्म ही बता सकते हैं। पूरा क्लास कहिए कि अंग्रेजी में हो, तो मेरा तो मीडियम हिंदी है, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टर्म्स हमसे लेकर के, है ना, उसको अंग्रेजी में सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना, इतना कर लीजिएगा।
तो भूवैज्ञानिक संरचना का जो तात्पर्य हो गया नेचर ऑफ रॉक्स, है ना, बस हो गया। ठीक है, अब आगे लिखेंगे इसी में भारत में, क्योंकि आप लोग भारत का अध्ययन कर रहे हैं, और यही अगर बिहार हो जाएगा तो जहां पे भारत है वहां पे आपको बिहार कर देना है। ये जो परिभाषा है भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। ठीक है, देखिए भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानों से लेकर के, आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानों से लेकर के, अभी हम इसको विस्तार से बताएंगे, से लेकर के होलोसिन काल की नवीनतम संरचना पाई जाती है। बस एक लाइन ही लिखना है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। प्राचीनतम चट्टानों से लेकर के होलोसिन काल की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। अभी जैसे उदाहरण दिए थे ना कि जैसे डेल्टा में जो चट्टान बन रही है तो वो सब नई चट्टानें हैं। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन रहा। अब एक लाइन यहां आप लोग पढ़ रहे होंगे कि पृथ्वी के इतिहास को कई पीरियड कल्प में या कई टाइम स्केल में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हम लोगों का जो जन्मदिन होता है, जैसे कोई 20 साल के हो गए, 20 वर्ष हो जाता है, 2 महीना, कुछ दिन भी होता होगा, 4 दिन का, और एकदम अपडेट बताना है तो कुछ घंटा भी हो जाएगा। कुंडली अगर जैसे मिलाना होता है तो हो जाता है ना। तो ये हम लोगों का एक आयु है निश्चित रूप से, इसलिए क्योंकि एक बड़ा टाइम है हमारे संदर्भ में वर्ष, उससे छोटा टाइम है महीना। लेकिन पृथ्वी को हम वर्ष में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे एरा का। जैसे समय में घंटा हो गया, फिर मिनट हो गया, तो एरा का, एरा मतलब बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक समय। उसके बाद एरा से छोटा हो गया इपो, उसके बाद पीरियड, और उसके बाद एज, है ना। इसको देखिए कैसे क्लासिफाई किया गया है, लिख लीजिए। इसको इसलिए भी लिख लीजिए क्योंकि ये मिलाने के लिए दे देगा कि आपको मिलाना है कौन ज्यादा बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे छोटा हो गया एज, उससे छोटा हो गया पीरियड, उससे छोटा हो गया, उससे बड़ा हो गया इपो, और उससे बड़ा हो गया एरा। ठीक है, ये मिलाने के लिए देगा। तो अगर ऊपर से पढ़िएगा तो छोटा होते जाएगा, और नीचे से पढ़ेंगे तो एज से बड़ा पीरियड, पीरियड से बड़ा इपो, इपो से बड़ा एरा। इसको समझ लीजिए, किताब पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। इतने सारे लोग हैं, समझ पाते हैं ये सब, समझ पा लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का उद्गार कब हुआ था? यहां समझ लें, हाँ यहां तो समझ ही लेंगे, बुक में नहीं समझ में आता है। जो लोग थोड़ा ज्योग्राफी में कमजोर होंगे वो पूरा लाइन बाय लाइन लिख लेंगे कि पूछा जा सकता है एरा से छोटा इपो, इससे छोटा पीरियड, इससे छोटा एज। ये तो रिवीजन में फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा तो पढ़ते हुए फिर समझ में नहीं आएगा। सब लिखिए, कॉपी को जितना हो सके भरिए। प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था? गलत हो गया, अभी बता देंगे। यहां प्लेट का जिक्र ही नहीं करना है, हमने प्लेट के बारे में पूछा ही नहीं है, इसलिए इंटरव्यू में चुप रहिएगा। जहां नहीं आए वहां सॉरी, ठीक है, जहां नहीं आए वहां ईमानदारी से सॉरी। ये हो गया सबका, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो ना तो लिख लीजिएगा वर्ष जैसा, है ना, महीना, इसको दिन कर दें, इसको घंटा कर दीजिए समझने के लिए। मतलब ये बहुत बड़ा समय हो गया, ठीक है, ये उससे छोटा थोड़ा समय हो गया, ये उससे भी छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। ये टाइम जोन को आप समझा रहे हैं, ठीक है। इस पे विवाद हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। यकीन मानिए जब आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा, यहां से सवाल बहुत पूछिए बीपीएससी, ये बाकी रह गया है पूछना, ये बाकी रह गया है पूछना, ये तो है ही, ठीक है ना। यहां से सवाल बहुत पूछा गया है 5वां, क्योंकि बिहार का जो संरचना है वो यही ज्यादा है।
है ना। अब इसको समझना है आपको, ये एक ही बार में कैसे कट होगा, किससे? अच्छा ऐसे ही करना पड़ेगा ना। छोड़ दिए छोड़ दिए छोड़ दिए, ठीक है। एजोइक एरा, कल्प, ठीक है। देखिए कल्प हो गया, युग हो गया, शक हो गया, और उसके बाद ये कल्प के प्रारंभ होने का समय यानी कि एज हो गया, है ना। ये समय है। तो एजोइक सबसे बड़ा समय है, पैलियोजोइक है, फिर मेसोजोइक है, सेनोजोइक है और नियोजोइक है। जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तो उस समय के बाद जो समय चला, यानी कि लगभग 600 750 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, वो काल कहलाया एजोइक। अब एजोइक इतना बड़ा काल रहा कि इसको दो भागों में बांट दिया गया है, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। एजोइक का समय इतना ज्यादा रहा कि इसको दो भागों में बांट दिया गया है, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। तो भारत के संदर्भ में अगर देख ले आर्कियन, प्लस बिहार के संदर्भ में आर्कियन, ठीक है। अभी देखेंगे आगे कहां कहां इसकी चट्टानें पाई जाती। पहले प्री कैम्ब्रियन, नाम सही है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना, तब कैम्ब्रियन, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन। उसके बाद पैलियोजोइक प्रथम युग के अंतर्गत आया, प्राइमरी, और इसमें ये इतना सारा काल का डिवीजन किया गया है, मतलब इसको पीरियड में बांटा गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस डीसीपी, COSDCP, यानी कि कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। तो ये पीरियड में बांटा गया है, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। हम लोग अभी देखेंगे कि भारत का जो संबंध है वो इन सब काल से कैसे कैसे है। ये दरअसल वेस्टर्न टाइम स्केल है, बहुत सारी चीजें भारत में नहीं मिलती हैं, इस कारण से बाकी को इग्नोर करेंगे जो जिसका संबंध भारत से नहीं है। जैसे कार्बोनिफेरस का संबंध भारत से है ना, तो इसको देखेंगे। पहला पांचों याद रखेंगे, एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी जो समय आया, इपो, उसको तीन भागों में बांटा गया, TJ और C, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, है ना। उसके बाद इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ये जो भाग है वो टर्शियरी काल का है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हिमालय जो है वो किस काल का है, टर्शियरी का है, हिमालय टर्शियरी का। तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग टर्शियरी कहते हैं तो एक युग को बताता है, एक ईपो को बताता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिमालय, हिमालय तो तीन भाग में है, इसमें से कहां आएगा हिमालय? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, है ना। तो महान हिमालय इसमें कहां पे आएगा, हम समझाएंगे अभी, ठीक है ना। तो यही आपको समझना है। जैसे ओलिगोसिन में महान हिमालय बन गया था, मायोसिन में मध्य हिमालय, प्लायोसिन में शिवालिक उभरना शुरू हो गया था। शिवालिक का जो विकास है वो प्लिस्टोसिन में होता है, और अपना जो खादर है, पूरा का पूरा जो मैदानी इलाका है वो खादर है, वो सब का सब होलोसिन में है, वो नीचे होलोसिन लिखा हुआ है। तो इसको समझना है। अब देखिए सवाल पूछा गया है, एक सवाल यूपीएससी पूछी है कि कश्मीर का करेवा किस काल का है। एक सवाल पूछा गया कि कश्मीर का जो करेवा है वो किस काल का है। जैसे मान लीजिए कि पूछे आयोग बीपी से नया सवाल कि बिहार का सोमेश्वर श्रेणी किस समय का है, ठीक है। बिहार का दक्षिणी हिस्सा किस समय का है। बिहार में आर्कियन चट्टानें किस जिले में पाई जाती है। बिहार में विंध्यन संरचना किस जिले में पाई जाती है। अगर ये सब सवाल रहेगा तो सिर्फ इतना सही बन जाएगा। अभी इसको हम समझाएंगे, और जब हम आप लोग को थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि केवल ये लिख देगा कि
कि शिवालिक जो है वो निम्नलिखित में से किस एरा का है। ठीक है, अगर आप प्लीस्टोसिन पढ़ करके जाइएगा तो हो सकता है कि प्लीस्टोसिन ढूंढ रहे हैं, मिला ही नहीं। ऐसा सवाल बीपीएससी पूछी है, क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो पूछी है। तो शिवालिक कब का है? नियोजोइक का है ना, ध्यान रखेंगे। उसमें भी दो तरीके से समझना पड़ेगा। शिवालिक का जो उत्थान हो गया था वो प्लायोसिन में हुआ है, और शिवालिक विकसित हुआ है प्लीस्टोसिन में, है ना। तो ये पूरा का पूरा टाइम स्केल है। अभी इस पे आएंगे लास्ट में, जब आप लोगों को पूरा बता दें। लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिएगा। ये किताब हम ही तैयार की है, लेकिन वो किताब है पतंजलि आईएएस के लिए, ग्रुप में डालने के लिए। और मान लीजिए कि बोले कि हम नहीं डालेंगे, फिर डाल देंगे। आप लिख लीजिए, जैसे हम तो कह देंगे, आपकी बात को पहुंचाएंगे, लेकिन अचानक से बोले कि नहीं करेंगे तो फिर आप फंसेंगे ना। तो आप लोग लिख लीजिए, दिक्कत है, हैं? तो फोटो खींच लीजिए, टाइम लगेगा तो। ये बुक में नहीं मिलेगा, ये बुक मेरे पास है बस। जो इंस्टीट्यूट देती थी उसके पास होगा, मार्केट में तो है ही नहीं। अब आप लोगों के ऊपर है, अगर खींचना हो खींच लीजिए, किसी के लिए बाध्यता नहीं है। अच्छा, ये भेज देंगे, भेज देंगे। ठीक है, अभी आएंगे इस पे भी। ये वाला आपको हर किताब में मिलेगा, बर्नवाल से लेकर तमाम किताबों में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है भारत के अनुसार, है ना। भारत में चूंकि ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पे सारा संरचना मौजूद नहीं है, इसलिए जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो 4 भागों में पहले बांट दिए। आर्कियन समूह की चट्टानें, उसके बाद जो चट्टान बनी पुराण समूह की चट्टानें, इसके बाद जो चट्टान बना वो द्रविडियन, और इसके बाद आर्यन समूह की चट्टानें। जैसे धरती का आयु कितना माना जाता है, लगभग धरती 4.6 बिलियन ईयर पुरानी है ना। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि ये 4.6 बिलियन के आसपास का समय है, जो कि मोटा मोटी 3 या 2-2.5 तक आया होगा, है ना। तो एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया भारत के संदर्भ में, है ना। विश्व के संदर्भ में तो वही आएगा, लेकिन भारत के संदर्भ में भूवैज्ञानिकों ने इसका डिवीजन भारतीय संदर्भों में कर दिया है। तो आप लोग जब एग्जामिनेशन में लिखिएगा तो उसमें लिख दीजिएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। आर्यन समूह की चट्टान, पुराण, द्रविड़ और आर्यन समूह की चट्टान। ठीक है, तो ये आर्कियन है, ये आर्यन है। आर्यन बहुत नया हो गया, आर्कियन सबसे पुराना हो गया। ये 4 डिवीजन आप लोगों को करना है। ठीक है, अब देखें, अब इसको याद करिएगा, ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है। आर्कियन समूह में 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। आप लोगों ने अरावली का नाम सुना है? अरावली किस में आएगा? अरावली धारवाड़ क्रम की संरचना है, ठीक है ना। जो अरावली है वो धारवाड़ क्रम की संरचना है। अरावली, हाँ, आर्कियन के बाद जो चट्टानें बनी हैं, आर्कियन चट्टान बन गई, अब चट्टान अस्तित्व में आ गया तो उसका अपरदन हुआ होगा, इरोजन हुआ होगा, ठीक है। फिर उसका डिपोजिशन हुआ होगा, निक्षेपण हुआ होगा, निक्षेपण हुआ होगा। तो इससे वही चट्टान बन जाएगी या कुछ डिफरेंट चट्टान बनेगा? डिफरेंट बनेगा। उस चट्टान को कहा गया पुराण समूह की चट्टान। उसके बाद इसका भी अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, द्रविडियन समूह, और उसके बाद आर्यन समूह की चट्टान बनी है। तो ये 4 डिवीजन तो ये हो गया। फिर इसका भी 2 क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। शुरू में जो चट्टान बना, जो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से चट्टान बना, आर्कियन में आ गया। अब इस चट्टान का अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, उस चट्टान को धारवाड़ में डाल दिया गया, है ना। उसके बाद कुडप्पा आया, फिर विंध्यन आया। विंध्यन आते आते चट्टानों में जीवों का अवशेष, जिसको फॉसिल्स कहते हैं, वो होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो जीवों का जो अवशेष है वो इसमें आना शुरू हो गया। मतलब कि आर्कियन क्रम की जो चट्टान है इसमें जीवों का अवशेष नहीं है, धारवाड़ में नहीं है, कुडप्पा में नहीं है,
यहाँ से होना शुरू हो जाता है। इस कारण से चट्टान का जो प्रकार है वो बदल जाएगा। यहाँ कौन चट्टान आएगा? ग्रेनाइट आ जाएगा। फॉसिल से नहीं होता है, नीस आ जाएगा, सिस्ट आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? चूना पत्थर। नाम से ही स्पष्ट है, चूना पत्थर, है ना, यानी कि उसमें जीवों का अवशेष आएगा। ठीक है, किसमें? कुडप्पा में चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है ना। ठीक है, अभी हम सब बताएंगे, थोड़ा वेट करिए आप लोग, वो सब हम बताएंगे। अभी बस ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप लोगों को। जब क्लास पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लास्ट में जो छूट जाए, फिर आप लोग सवाल रेज कीजिएगा। अभी तो हमको आना ही है। पहले आप लोग इस क्लासिफिकेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पूछिएगा ना कि धारवाड़ नया है या आर्कियन क्रम नया है ना, आप में ये कन्फ्यूजन होगा। अभी यहाँ पे सारा है ना, तो बता देंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, है ना। लास्ट में पूछना है। हम सब बताएंगे। गोलकुंडा में हीरा है, पन्ना में हीरा है, कोलारहट्टी में सोना है, किस, उसी के लिए तो आज क्लास चल रहा है ना, उसी को पढ़ाना है। द्रविड़ियन समूह की चट्टानें भारत में इस समय बहुत गौण स्थिति है, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। ठीक है, तो द्रविड़ियन समूह की चट्टानों का अध्ययन फिलहाल हम लोगों को नहीं करना है। आर्यन समूह की चट्टानें भारत में 4 प्रकार से मिलती हैं: गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटनरी। ठीक है, तो 4 प्रकार का चट्टान है। अब देखिए, गोंडवाना लिखा है, दक्कन ट्रैप्स लिखा है, टर्शियरी और क्वाटनरी। एक जनजाति भारत में रहती है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम गोंड जनजाति है ना, गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति के नाम पे एक पूरा का पूरा क्षेत्र ही है। वैसे गोंड लोगों के पास जाइएगा तो वो बोलेगा कि हम सबसे पुराने निवासी हैं, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही हमारा विकास हुआ था, है ना। जैसे आप लोग अभी भील वाला देखिएगा, शायद आदि सम्मेलन हो रहा है, भील वालों का डिमांड है कि हम सबसे पुराने लोग हैं। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? दक्कन ट्रैप्स लगाने का मतलब हो गया कि वो सीढ़ी नुमा है। ठीक है, जैसे आप लोग प्रायद्वीपीय भारत देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत अगर देखेंगे आप लोग, तो जो दक्कन का बेल्ट है वो स्लोप टाइप में है। वो क्या है ना कि स्लोप जैसा है, सीढ़ी नुमा है। इसी कारण से इस बेल्ट को हम लोग ट्रैप्स कहते हैं, सीढ़ी नुमा। अब सवाल यह है कि इसको ऐसा कहने का तात्पर्य क्या हो गया? इसका मतलब कि लावा की जो गहराई, जो मैग्मा है, इधर ज्यादा मोटा है, और जैसे जैसे हम पूरब जाएंगे तो मैग्मा की जो गहराई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। तो ट्रैप्स का मतलब समझ गए, दक्कन ट्रैप्स है। टर्शियरी चट्टानें हैं और क्वाटनरी चट्टानें हैं। टर्शियरी कहते हैं, आप लोग बांगर का नाम सुने होंगे, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी, है ना। तो क्वाटनरी चट्टान बांगर और खादर है। ठीक है, अब आपसे हम पूछ लें, अरावली पुराना है या बांगर पुराना है? अब समझ में आ गया? ठीक है, बांगर से वो ब्रांड है, वो बांगर सीमेंट वो ब्रांड है, उसका नाम है। और शिवालिक है तो शिवालिक यहाँ होटल है ना। तो आप सोचेंगे कि इस पे हम चढ़ना शुरू कर दें? बांगर सीमेंट है, भागर सीमेंट है ना। ठीक है, अब देखिए वो सारा जो चट्टान है वो भारत में कहाँ का, मतलब चट्टानों का डिस्ट्रीब्यूशन, चट्टानों का वितरण कहाँ कहाँ पे है, ये भी मानचित्र आपको एनसीईआरटी से तमाम किताबों में मिलेगा। ठीक है, एक आध याद रखिएगा, लेकिन जहां एग्जामिनेशन आपको लंबा सवाल लिखना पड़े, अगर आर्कियन धारवाड़ है 2 मैप बना दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि सब मिश्रित रूप से है। आर्कियन चट्टान जो है वो दिख रहा है, ठीक है। विंध्यन चट्टान इस तरीके का है, यहाँ पे है विंध्यन। दक्कन ट्रैप ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप है, लेकिन आर्कियन वाले में ना ऐसे है, इसका मतलब कि ये आर्कियन हो गया। ठीक है, अभी हम आएंगे इस पे भी, बारी बारी से समझेंगे। बिहार का देखिए, ये भी मैप जो है लूसेंट में नहीं मिलेगा आपको, या बिहार का कोई किताब में नहीं दिया है। अब देखिए, जैसे बिहार को आप देखते हैं तो कितना डिवीजन निकल करके आ रहा है, 1 2 3 4, है ना। 4। धारवाड़ कहाँ पे है?
ये यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, धारवाड़। क्वाटनरी भी आपको दिख रहा है ये सब, ठीक है। फिर टर्शियरी भी रॉक्स आपको दिख रहा है कहाँ पे, ये वाला टर्शियरी रॉक दिख रहा है। तो इस मैप को भी समझ लीजिएगा, अभी हम समझा देते हैं उसके बाद। हाँ, पहला इसको विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, आर्कियन समूह की चट्टानें। जो ये डिवीजन किया गया था आर्कियन समूह की चट्टानें, है ना। तो सबसे पहला आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं फिर समझिएगा। आर्कियन समूह की चट्टानें जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप अपने दिमाग में पृथ्वी को ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी स्टार्टिंग में बहुत गर्म थी, तप्त थी, और ये धीरे धीरे क्रमशः ठंडा हुई है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल को हम लोग या किसी भी गोला को जला देते हैं, जलाने के बाद वो ऊपर का जो है एक लेयर बन जाता है, पपड़ी जिसको बोलते हैं, पपड़ी। और इसी को पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग क्रस्ट कह देते हैं, ठीक है ना, या भूपरपट्टी, भूपरपट्टी। तो एक छोटा सा भी अगर हम कोई बॉल जला देते हैं, है ना, तो वो ऊपर में उसका एक लेयर बन जाता है, क्रस्ट बन जाता है। टमाटर आप लोग पकाए होंगे ना, तो टमाटर का ऊपर में हो ही जाता है कड़ा सा, उसको हम लोग हटा देते हैं और फिर भीतर का इस्तेमाल करते हैं। तो पृथ्वी भी जब शुरू में गर्म और तप्त थी, यानी आग का गोला थी, तो क्रमशः ठंडा हुई है, और ठंडा होने के बाद इसका सबसे बाहरी आवरण भूपरपट्टी के रूप में विकसित हुआ। तो ये चट्टान बना, इसको हम लोग आर्कियन चट्टान का नाम दिए। यानी कि ठोस पृथ्वी के तप्त और ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसे आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। और ये चट्टान मूलभूत चट्टान हो गई, सबसे पहली चट्टान हो गई, ठीक है। मूलभूत, मूलभूत कहने का मतलब कि जो सबसे ओरिजिनल है ना। उसके बाद रफू पे रफू चलते रहता है, कोई किताब लिख दिया, उस पर रफू किया गया, नोट्स तैयार हो गया, उसमें भी रफू कर दिया गया है ना। सारे किताब रफू पे रफू होता है। रील्स आप लोग देखते ही होंगे, गीता का रफू पे रफू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। कोई आता है 30 सेकंड में गीता को बता दे रहा है। तो ठीक वैसे ही तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, है ना। और इसका बेसिकली उदाहरण हो गया ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ठीक है। ये 3 या 2 चट्टान भी याद कर लेंगे, ग्रेनाइट और नीस भी याद कर लेंगे, एग्जाम में बन जाएगा। आपसे भी मतलब अभी पूछा नहीं गया है एग्जामिनेशन में, ये नहीं पूछा गया कि आर्कियन चट्टानों का प्रकार क्या है। सिस्ट, शिस्ट। देखिए इसका अगर आप लोग एक टर्म लिख लें, फॉर्मेट बनवा दें मेंस के लिए। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान आप लोग पढ़ रहे हैं, आर्कियन हो गया या धारवाड़ हो गया, ठीक है, कुडप्पा गोंडवाना। तो इन चट्टानों के बारे में पहले बताएंगे कि कैसे ये बना है, कैसे बना है, ठीक है। उसके बाद इसका आप उदाहरण देंगे। जैसे कहीं ग्रेनाइट मिलेगा, कहीं पे चूना पत्थर मिलेगा, कहीं बांगर मिल जाएगा, कहीं खादर मिलेगा। उसके बाद इसका महत्व जरूर बताना है, ठीक है। और इससे पहले वितरण बता दीजिएगा। तो ये 4 पॉइंट में करके जरूर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेंस में सवाल आ गया कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का वर्णन करें या बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना का वर्णन करें, तो बिहार में आपको 4 प्रकार का संरचना दिख रहा है। अब चारों में क्या लिखेंगे आप? चारों लिखने का एक सिनॉप्सिस होना चाहिए आपके पास। तो बताइए कि वो चट्टानें क्या हैं, कैसे आ गई हैं, कैसे बन गई है, उसका उदाहरण दिखाइए। जैसे मान लीजिए बांगर का उदाहरण दिखाना होगा आपको, तो उदाहरण दिखाएंगे। बांगर मिट्टी पूछा भी जाता है, ठीक है, उदाहरण। वितरण बता दीजिए किस किस इलाके में है, और फिर इसका महत्व बताइए। महत्व क्या महत्व हो सकता है, ठीक है। खादर का क्या महत्व हो सकता है, उद्योग लगाने के लिए या चावल के लिए? चावल के लिए, सिंपल। नहीं पढ़ने पे फिर खादर का उपयोग क्या होगा? उद्योग धंधा लगा देना। ठीक है। तो आर्कियन समूह की चट्टानों का थोड़ा सा लिखिए आप लोग। लिखना है या बिना लिखे ही बताते रहें? लिखना भी है। 4:11 हो गया, लिखिए, हम आज ही खत्म कर देंगे।
आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण या विकास, आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास तप्त पृथ्वी के क्रमशः ठंडा होने से हुआ है। ग्रेजुअली वो ठंडा हुई है, क्रमशः ठंडा होने से हुआ है, क्रमशः ठंडा हुआ है, ठंडा होने से हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास तप्त पृथ्वी के या गर्म पृथ्वी के क्रमशः ठंडा होने से हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानों की परिभाषा। उसके बाद लिखिए ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, प्राइमरी रॉक्स है, मूलभूत चट्टानें हैं। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, प्राइमरी रॉक्स है या मूलभूत चट्टानें हैं। मतलब कि इसी के बाद इसी का अपर्दन हुआ, टूटा फूटा, कहीं जमा, नया चट्टान बन गया। तो ये प्राचीनतम चट्टान, जितना भी चट्टान मिलेगा वो सब इसके बाद का ही मिलेगा। ठीक है, अब आप हमें बता दीजिए कि अगर किसी पर्वत में सुरंग खोदना है तो वहां पे ग्रेनाइट में ज्यादा वो मजबूती से खुदेगा या फिर वो चूना पत्थर वाले में? ठीक है, ग्रेनाइट में होना चाहिए, है ना। इसका मतलब कि मान लीजिए कि अगर हम हिमालय का, हम लोग क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं जैसे हिमालय देखें, हिमालय हम लोगों ने देखा तो आधे एरिया पे बर्फ दिखा, बर्फ दिख गया, उसके बाद इधर में ग्रीनरी दिख गया, हरियाली दिख गया। तो ऊपर से हम लोग बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सब का सब एक ही जैसा है, सब का सब कैसा है, एक जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऊपर का आपको जो दृश्य है वो भले ही एक जैसा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि संरचना अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो। इसलिए उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। चाहे अगर खनिजों का दोहन करना होगा तो भी अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, या किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर या विकास की बात की जाए तो भी भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करना जरूरी होगा। देखना होगा कि ग्रेनाइट का विस्तार उस पर्वतीय क्षेत्र में कहां तक है, ताकि सुरंग खोदें तो किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ऐसा ना कि सुरंग खोदते जाएं और कहीं ढह भी जाए, है ना। तो जो यमुनोत्री चार धाम पे सुरंग ढाह था, तो वो सुरंग के ढहने के पीछे वही कारण था कि पूरा अध्ययन नहीं किया गया था। मान लिया गया कि यहाँ पे कठोर चट्टान है तो पूरा आगे तक कठोर चट्टान ही होगा, ड्रिल करते जा रहे थे और ऊपर से भरभरा के गिर गया। आप लोग पीटी में पढ़े होंगे कि चेनाब पे भी एक ब्रिज बना दिया गया है, चेनाब पे ब्रिज बनाया गया है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का वहां अध्ययन किया गया होगा उस पूरे क्षेत्र में कि कहां पे हम उस पुल का नींव रखें ताकि गिरे नहीं। ठीक है, संरचना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए भी। इसके बाद जो हम कल पढ़ाएंगे वो प्राकृतिक विभाग है। ठीक है, तो वो फिजिकल डिवीजन दूसरे टाइप में, उसमें पढ़ेंगे कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है। लेकिन इस पर्वत के भीतर की चट्टानें कैसी हैं वो आज की क्लास में चल रहा है ना। तो आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसमें जीवाश्म का अभाव है, लिख लीजिएगा, फॉसिल्स नहीं है इसमें। और इस प्रकार की जो चट्टान है वो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट है। बिहार के छोटा नागपुर पठार या झारखंड के छोटा नागपुर पठार में मिलती है। बिहार झारखंड कर दीजिएगा, बिहार मतलब, हाँ अभी हम मैप से आप क्लियर करेंगे। बिहार का मैप अभी दिखाते हैं फिर बताते हैं। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, इतना थोड़ा सा लिख लीजिए। बिहार झारखंड के छोटा नागपुर पठार में मिलती है, या इससे भी ज़्यादा बढ़िया स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लीजिएगा दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। दक्षिणी बिहार में कहाँ पे? उन जगहों पे जो छोटा नागपुर पठार का आउटलायर है। छोटा नागपुर पठार का जो बाहरी हिस्सा है जिसका संबंध बिहार के दक्षिणी भाग से है, जैसे गया हो गया, है ना, नवादा हो गया, रोहतास नहीं, नया मतलब सोन के इस साइड वाला। ठीक है, हाँ जमुई हो जाएगा, बांका, हाँ औरंगाबाद, हाँ रोहतास हो गया और कैमूर हो गया। ये पूरा विंध्यन रेंज है ना। और रोहतास का मुख्यालय सासाराम है ना, तो सासाराम भी रहेगा तो फिर वो विंध्यन रेंज में ही आएगा। डालमिया नगर, इसी कारण तो वहां पर सीमेंट था, डालमिया सीमेंट, है ना।
डेहरी से ही हैं क्या आप लोग? डेहरी से हैं, अच्छा। आर्कियन समूह हो गया। अब इसको बिहार के संदर्भ में समझिए। बिहार में देखिए, आर्कियन समूह की चट्टान जो है, यहां पे आपको धारवाड़ दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धारवाड़ का विकास वहीं पे हुआ है जहां पे आर्कियन चट्टानें भी थी। आर्कियन के अपरदन निक्षेपण से धारवाड़ बना है। तो मिली जुली रूप जो है बिहार के दक्षिण भाग में पाया जाता है। यहां पे अगर मान लीजिए कि सोन नदी है ना, तो सोन के ये पूरा का पूरा जो पूरब का हिस्सा हो गया, और सही सटीक वर्ड इसको कहेंगे छोटा नागपुर पठार का आउटलायर, बाहरी भाग। तो छोटा नागपुर पठार का जितना भी बाहरी भाग है, इन सब जिलों में बिहार में या तो आर्कियन या तो धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़ भी वहीं विकसित हुआ है जहां पे आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटी मैप के अनुसार लिख लीजिएगा। लेखक यहाँ पे गलती कर दिया है, खैर, और ये भी लिख लीजिएगा धारवाड़ का ही। क्लियर हो गया इस मैप से? क्लियर हुआ? कहां पे पाई जाएगी आर्कियन चट्टानें? बिहार के दक्षिणी भाग में। धारवाड़ कहाँ है? बिहार के दक्षिणी भाग में। और टर्म क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार का बाहरी भाग। ठीक है, अब देखिए, अब कोई सवाल ऐसा पूछ दिया गया है और उसमें जो विकल्प है वो उत्तर बिहार का है या फिर पटना के आसपास का कोई है, जैसे अरवल। क्या अरवल में आर्कियन चट्टानें हैं? नहीं है। समस्तीपुर वाले, आर्कियन चट्टान है आपके यहां? नहीं है। तो खुदाई करके हम लोग ग्रेनाइट खोजे वहां पे। अब पकड़ में आ गया? ठीक है, समझ, यही समझना होता है। ऐसा ना कोई कहे कि पटना में भी ग्रेनाइट का भंडार मिल गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, संरचना ही नहीं है वो। कौन सा? ये धारवाड़ है। एरिया ये हो जाएगा, हमको लगता है कि नवादा हो जाएगा, है ना? नवादा या नालंदा होगा, है ना? नवादा ही होगा। ठीक है, जैसे ये जो मानचित्र है ना, वो मेंस में काम आ जाएगा। मेंस में ऐसा ही मैप आपको बना करके निकल जाना है। वहां पे आप चाहिए कि राज्य का जिला का बाउंड्री कर दें तो फंसेंगे, फिर चुपचाप ऐसे कर करके निकल जाइए, है ना? तो आर्कियन चट्टानें हो गई। आप लोग चाहे तो नोट भी कर लीजिए कि उत्तर बिहार में आर्कियन चट्टानें, एग्जाम में रहेगा तो सीधा जिला के आधार पर क्रॉस कर दीजिएगा। रहे कि बिहार में आर्कियन चट्टानें कहाँ पाई जाती, उसमें गोपालगंज दिख जाए, पश्चिमी चंपारण दिख जाए, पूर्वी चंपारण दिख जाए, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, है ना, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब रहेगा तो वो विकल्प में नहीं आएगा, छांट दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आर्कियन के बाद चट्टान जो बना वो धारवाड़ क्रम बना है। आर्कियन का महत्व समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आर्कियन क्रम के बाद यानी कि आर्कियन चट्टानों का अपरदन हुआ, और अपरदन जब होगा तो कहीं ना कहीं वो डिपोजिशन भी होगा। जैसे मान लीजिए कि जल अपने साथ बही कुछ चट्टानों को ऊपर से वो लेयर हटाते गई, हवा के द्वारा भी हो सकता है, और भी माध्यम है। ठीक है, तो उसका अपरदन हुआ, और अपरदन होने के बाद उसका कहीं पे निक्षेपण हो गया। ठीक है, क्योंकि आर्कियन चट्टानें अपर्दित होंगी तो छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा टुकड़ा में होगी। तो बेसिकली जहां पे आर्कियन है ना, वहीं धारवाड़ भी इसीलिए मिलता है। चट्टानें दूर तक कौन जाएंगी? जो एकदम हल्का बालू के कण जैसा हो जाए उसका दूर तक निक्षेपण होगा। इसी कारण से धारवाड़ और आर्कियन देखिएगा तो मिश्रित रूप में मिलता है। तो आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के बाद धारवाड़ चट्टानों का विकास हुआ है। इसमें भी जीवाश्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवों का उद्भव नहीं हुआ था इस समय, इस कारण जीवाश्म नहीं है। और धारवाड़ चट्टानों का सबसे मेजर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अरावली पर्वत है। सबसे अच्छा उदाहरण भारत का अरावली पर्वत है। इसी समय अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। इस कारण से अरावली पर्वत की जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, है ना। और इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम खनिज, चाहे वो सोना हो जाए, मैग्नीज हो जाए, क्रोमियम हो जाए, निकेल हो जाए, सीसा हो जाए, जस्ता हो जाए, वो सब का सब धारवाड़ श्रेणी में ही मिलता है ना। तो धारवाड़ श्रेणी की जो चट्टान है वो कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? जैसे मान लीजिए कि धारवाड़ है तो कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड सबसे ज़्यादा अच्छा है उदाहरण आप देख सकते हैं, उड़ीसा का दे सकते हैं, तेलंगाना का दे सकते हैं। तो इन सब जगहों पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। वैसे धारवाड़ है कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पे है? धारवाड़।
तो कर्नाटक का 3 जिला, धारवाड़ हो गया, शिमोगा हो गया और बेलारी हो गया, है ना। कर्नाटक में कहाँ पाया जाएगा? धारवाड़, शिमोगा और एक जगह है जिसका नाम है बेलारी। तो यहाँ पे चट्टानें कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। लिख लीजिएगा इसमें, कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा और बेलारी में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावे मध्य प्रदेश, छोटा नाग, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। हाँ, मेघालय लिख लीजिएगा। शिलोंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शिलोंग श्रेणी जो है ना, वो धारवाड़ को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे अरावली है, ठीक वैसे ही शिलोंग श्रेणी है। ठीक है, मेघालय कहने से वहाँ पे सटीक वर्ड नहीं निकलेगा, तो शिलोंग श्रेणी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये धारवाड़ क्रम का रहा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अभी अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, उससे कौन सा चट्टान बना? तो कुडप्पा बन गया। कुडप्पा में जीवों का उद्भव हो गया था, लेकिन जीवों के उद्भव होने के बाद भी इस प्रकार की चट्टानों में फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। इसके पीछे भूवैज्ञानिक जो है वो बताते हैं कि 2 कारण रहा होगा। या तो वो मान लेते हैं कि जीवों का उद्भव ही नहीं हुआ है, और नहीं तो हुआ होगा तो हो सकता है कि इतना ना पुराना हो गया कि ताप और दाब के कारण फॉसिल्स जो है वो नष्ट हो गया है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये चट्टानें बलुआ पत्थर चूना, एक लाइन लिखिएगा शुरू में ही कि धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका वितरण लिखिएगा कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का वितरण लिखिए। कुडप्पा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुडप्पा आंध्र प्रदेश में अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। मतलब कुडप्पा अगर देखें इसको मानचित्र में, तो आंध्र प्रदेश में देखिएगा तो यहाँ पे ऐसे इसी आकार में अर्धचंद्राकार रूप में जो इलाका है वो कुडप्पा चट्टानों का इलाका है। ठीक है, यहीं से इसका नामकरण कर दिया गया है कुडप्पा। जो फिल्म है उसमें क्या है? कटप्पा है, लेकिन ये कुडप्पा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के अलावे लिखिएगा, के अलावे उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आदि राज्यों में यह चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये लाइन यूपीएससी के लिए हो सकता है, आप लोग बीपीएससी में छोड़ दीजिएगा। कृष्णा हो गया, पापघनी हो गया, नल्ला मलाई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें एक और जोड़ दीजिएगा, चियार श्रेणी हो गया, है ना। तो ये सब का सब जो है कुडप्पा है, लेकिन ये छोड़ सकते हैं आप। बहुत आसान सा डेफिनेशन है कुडप्पा का, और इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस इत्यादि चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत आसान सा डेफिनेशन कुडप्पा का है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा। इसके बाद की जो चट्टान है वो विंध्यन चट्टान है, जिसका सीधा संबंध बिहार से है। अब स्वाभाविक है कि विंध्यन चट्टान बन रहा है, तो वो किससे बनेगा? उसका पेरेंट रॉक कौन सा होगा? जनक चट्टान, कुडप्पा हो जाएगा। तो कुडप्पा चट्टान का अपर्दन और निक्षेपण होगा तो वो विंध्यन चट्टान बनेगा। लेकिन विंध्यन चट्टान बना कहां पे? पूरा का पूरा जो विंध्यन रेंज है वहां पे यह चट्टान बना है, यानी कि राजस्थान, गुजरात से लेकर के बिहार के रोहतास जिले तक, है ना। ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो विंध्यन चट्टानों का क्षेत्र है। तो विंध्यन चट्टानों का निर्माण हुआ कैसे? यानी कि कुडप्पा चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है।
तो निक्षेपण और अपर्दन जब हुआ तो निक्षेपण कहाँ पे हुआ, इसको शैलो सी टाइप में हम लोग कहते हैं, छिछला सागर, छिछला सागर। तो यहाँ पे कुछ जो जमीन था वो शैलो सी टाइप में था, मतलब नहीं जल भरा रहता है। हम लोग बाढ़ के आसपास में देखते हैं ना कि पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है ना, यानी कि जो निचला इलाका हो जाएगा उसमें जल का जमाव रहेगा। तो कुडप्पा चट्टानों का अपर्दन तो हुआ, लेकिन वो जमा एक सैलो सी में, ठीक है। तो उसके बाद जो चट्टान बना वो विंध्यन क्रम की चट्टान बना है। इसका विस्तार राजस्थान गुजरात से लेकर के बिहार के रोहतास जिले तक है, और इस समय जीवों का उद्भव हो गया था। इसी कारण से विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का उदाहरण मिलता है। बीपीएससी में एक सवाल मान लीजिए आ गया नया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का अवशेष मिलता है? ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी कुडप्पा, और ऑप्शन डी विंध्यन रहे या इसके बाद का जो भी रहे, ठीक है। तो अब आप लोग छांट देंगे इसको, किस प्रकार की चट्टानों में फॉसिल्स मिलता है? विंध्यन, यानी कि इसका अपोजिट भी सवाल है कि किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता है। तब नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें या तो आर्कियन रहेगा, ज्यादातर संभावना आर्कियन का रहेगा, या तो धारवाड़ का संभावना रहेगा, और बहुत टफ सवाल रहेगा तो उसमें कुडप्पा भी हो सकता है। कुडप्पा में कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से बनी है। इसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान गुजरात से लेकर के बिहार के रोहतास तक इसका विस्तार है। और विंध्यन क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, है ना, डोलोमाइट इत्यादि हो जाता है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। या चाइना के लिए जिसको हम लोग चीनी मिट्टी कहते हैं, कप प्लेट का इस्तेमाल होता है ना। हीरा पन्ना जैसे खनिज भी मिलता है, मतलब हीरा भी मिल जाता है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का थोड़ा सा लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ, रोहतास में और कैमूर में, ठीक है। लिखिएगा विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप ज्यादा रहेगा तो उसमें छिछला सागर का उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो छिछले सागरों में जमाव से बनी है, विंध्यन की चट्टानें, ठीक है। बोले हैं हम अभी कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब वो दौर चला गया जब यूपीएससी या बीपीएससी में 5-5 पन्ने का आंसर लिखना पड़ता था, समझ गए। तो उसमें ना और लंबा भूमिका लिखना पड़ता था। ये इसको आधार मत मानिएगा। जो हम आपको सिनॉप्सिस बताए हैं कि चट्टान कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद वो चट्टान का उदाहरण दे दीजिएगा कौन सा है, फिर उसका वितरण कर दीजिए और फिर उसका महत्व लिखिए, ठीक है। इसको आप लोग फॉलो मत कीजिए, ये बस पढ़ाने के पर्पज से कुछ टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा किसी भी प्रकार का चट्टान रहे तो कैसे आ गया, प्रकार कौन सा है, वितरण, महत्व। और मान लीजिए कभी कभी कुछ चट्टानें समसामयिक चर्चा में रहती हैं तो वहां पे कुछ समसामयिक भी जोड़ दीजिए, समसामयिक भी जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कुछ सुरंग ही बनाया जा रहा है तो उसमें लिख सकते हैं कि वो संरचना जो है वो आर्कियन क्रम का संरचना, इस कारण से वो कठोर है, मजबूत है, वो मजबूत है। तो समसामयिक टर्म भी जोड़ दीजिएगा। आखिर नया आंसर कैसे करेंगे आप लोग, तो इस सिनॉप्सिस को अपनाते हुए ही लिखिएगा, ठीक है ना। तो विंध्यन क्रम की चट्टान बन गया। प्रकार नोट कर लिए आप लोग, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, दो जरूर याद रखेंगे, चीनी मिट्टी कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वितरण लिखें। यह चट्टान या विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें गुजरात राजस्थान से लेकर के बिहार के रोहतास तक फैली हुई हैं, बिहार के रोहतास जिले तक फैली हुई हैं। कैमूर को पार करके ही रोहतास पहुंचेंगी, बिहार के रोहतास जिले तक फैली हुई हैं या विस्तृत हैं, ठीक है।
महत्व लिख लीजिए। विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन निर्माण के लिए बहुत, या इमारत कर दीजिएगा, ठीक है, वास्तु दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैसे? जैसे आप लोग सांची का स्तूप पढ़े होंगे, सांची का स्तूप है ना, दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ये सब का सब लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। ये सब का सब क्या है? बलुआ पत्थर है, लेकिन वो लाल बलुआ पत्थर। संगमरमर दिख रहा है आप लोगों को? ताजमहल सीमेंट से बना है, ताजमहल संगमरमर से बना है। इसका मतलब क्या हो गया कि विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो भवन निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आप बताइएगा इधर से, नहीं वो बताएंगी। हम लोग को बिहार में एक अच्छा सा ज्ञान भवन नया बना देना है, किस प्रकार की संरचना का इस्तेमाल करेंगे? कौन चट्टान लेंगे हम लोग? विंध्यन क्रम का ही ले लेंगे, ठीक है। विंध्यन, या तो बलुआ पत्थर उठा लें, नहीं तो संगमरमर उठा लें। बात को समझ गए? ऐसा ना ले कि धारवाड़ का उठाना शुरू कर दें, ठीक है। धारवाड़ में तो मिलेगा ही नहीं, धारवाड़ में क्या मिलेगा? लोहा, है ना। हाँ, धात्विक अगर बनाना होगा तो धारवाड़ उठा लेंगे, ठीक है। फिर वहां पे आप लोग विंध्यन मत उठाइएगा। कॉन्सेप्ट रहेगा, सवाल पूछने दीजिए, सवाल हजारों तरीके से पूछे, आप लोग बना दीजिएगा। और ज़्यादातर सवाल भूगोल में ना अप्लाइड आता है, मतलब व्यवहारिक सवाल ज़्यादा रहेगा। बीपीएससी भी टर्न उसी तरीके से कर ली जैसे यूपीएससी की हुई है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है, विंध्यन के बाद बनी है। यहाँ पे देखें एक लाइन लिखा है, कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना संरचना की उत्पत्ति हुई है। अगर हम ये लाइन कहते हैं तो कार्बोनिफेरस काल आपसे पूछेगी किस ईपो में आता है, फिर क्या बताएंगे? आप लोगों को भी एक लिखवाए थे, कॉस्ट डीसीपी, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोरियन, कार्बोनिफेरस और हाँ पैलियोजोइक का, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो कार्बोनिफेरस काल में उत्पन्न हो गई थी। भारत का 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम का ही है। भारत का 98% गोंडवाना क्रम का ही कोयला है, ठीक है। इसका जो वितरण है बेसिकली ना नदी घाटी, जैसे मान लीजिए कि दामोदर नदी घाटी है, महानदी घाटी है, ठीक है, गोदावरी नदी घाटी है, वहां पे जो कोयला का भंडार पाया जाता है या कोयला पाया जाता है वो सब का सब गोंडवाना क्रम की चट्टान है। देखिए यहाँ पे ना चट्टान लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन चट्टानों का विकास हुआ है नदी के घाटी में, है ना। तो झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के नदी घाटी। अब देखिए आप अपने से समझ सकते हैं कि ये जगह छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, क्योंकि महानदी घाटी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड इत्यादि राज्यों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार मिलता है ना। और यह चट्टान किसी भी प्रकार धात्विक खनिज नहीं बल्कि कोयला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। कोई गेस कर सकता है कि ये चट्टान बना कैसे होगा? इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से। ये नदी की घाटी में, इसका मतलब क्या है कि पहले वहां पे वनस्पति होगा, उसी में वहां दबा, लंबे समय तक भूगर्भिक ताप को झेला होगा, ऊपर से दबाव झेला होगा, तो एक नए प्रकार का चट्टान बन गया, तब जाकर के गोंडवाना चट्टान बना जो कोयले के रूप में रहा। तो भारत का 98% कोयला, हाँ हो जाएगा सिंपल, कोयला वैसे ही बना है। तो 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम का है। और ये गोंडवाना क्रम किस लिए प्रसिद्ध है? बिटुमिनस कोयले के लिए। कोयले का 4 प्रकार है ना, तो भारत का जो कोयला अधिकांश प्रकार जो है वो बिटुमिनस का है। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है जो भारत में कम पाया जाता है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आयात कर लेते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से एंथ्रासाइट मंगा लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या है, समय तो नहीं हुआ सन्नी, समय तो हो गया, लेकिन सर को देख लीजिएगा, अगर आए हो तो बता दीजिएगा। आ गए हैं? अच्छा 5 बजे तक है ना, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो इतना याद रखिएगा। अब इसका महत्व बेसिकली कोयले के आधार पर ही होगा। तो क्या एग्जाम में आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा कि भवन निर्माण के लिए फेमस है?
सब लोग समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट आ गया है बस। फिर अब आप लोग आगे का मास्टर हो गए हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टानें, आप लोगों ने तृतीयक कल्प उसमें हिंदी में लिखा देखे थे, ठीक है। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। एक इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसिन और प्लिस्टो नहीं, प्लायोसिन, प्लायोसिन। इसको ई ओ एम पी, कॉस डीसीपी के बाद टीजेसी आता है, यानी कि ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और उसके बाद ईओ एम पी, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं। इओसिन काल में महान हिमालय का उत्थान होना शुरू हो गया था। भारत में इओसिन काल की चट्टान कहाँ पाई जाती है? हिमालय में, हिमालय में। अब देखिए, हिमालय जहाँ पे है वो पहले यहाँ पे टेथी सागर था। टेथी सागर में मलबों का जमा हुआ, फिर दबाव हुआ, ठीक है। दबाव के बाद हिमालय का निर्माण हुआ, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय यानी शिवालिक, ठीक है। तो भारत में टर्शियरी क्रम की चट्टानों का विकास इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन काल में हुआ था। इओसिन काल में हिमालय का उत्थान शुरू हो गया था, हिमालय का उत्थान शुरू हुआ था। ओलिगोसिन काल में महान हिमालय अपने अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। महान हिमालय, मध्य हिमालय जो है वो मायोसिन काल में बना, और प्लायोसिन काल में शिवालिक उभार हो गया था। प्लायोसिन काल में शिवालिक का उभार हो गया था। अब टर्शियरी काल की चट्टानों की बात हम कर लें तो आप लोग उदाहरण देंगे केरल का। ये पूरा का पूरा हिमालयन रेंज है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जो चट्टानें हैं वो किस में आएंगी? टर्शियरी में आ जाएंगी। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें 4 काल में पाई जाती हैं, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में। इओसिन में हिमालय का उत्थान हुआ था, ओलिगोसिन में महान हिमालय का निर्माण हो गया था, मायोसिन में मध्य हिमालय बना, और प्लायोसिन में शिवालिक का उत्थान होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों का वर्गीकरण कर लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है, वितरण दिखा दीजिएगा, सिंपल ही वितरण अगर करना होगा तो ये कर दीजिएगा, और एक मैप बना करके पूरा का पूरा एरिया जो है उसको रंग दीजिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छे से बनाना होगा तो 3 भाग बना लीजिएगा, एक मध्य हिमालय, महान हिमालय हो जाएगा, मध्य हिमालय, और एक शिवालिक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके बना सकते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाइएगा तो और अच्छा दिखेगा। तो भारत में टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो ये हो गया। अब इसको हम बिहार के संदर्भ में कैसे देखें? आ जाएगा, समझ गए, क्लियर आ रहा है। अब देखिए इसको बिहार के संदर्भ में कैसे देखेंगे। बिहार में हिमालय का शिवालिक वाला हिस्सा है, किस इलाके में है? उत्तर पश्चिम भाग में। उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक वाला रेंज है, जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं, जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। सवाल ये रहेगा, प्लायोसिन है तो प्लिस्टोसिन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिहार का उत्तर पश्चिम का जो इलाका है उसका संबंध टर्शियरी से रहेगा कि नहीं रहेगा? टर्शियरी से रहेगा, क्योंकि उत्थान जो हुआ था वो इसी से हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा। लेकिन बाकी महान हिमालय का बिहार में कोई मतलब नहीं है, महान हिमालय की श्रृंखला बिहार में नहीं है, मध्य हिमालय भी नहीं है, ठीक है। मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आती है? और ठीक है, मसूरी, धौला, धौला था। तो मध्य हिमालय का 3-4 अच्छा एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक पीर पंजाल हो जाता है, दूसरा धौलाधर हो जाता है, एक नाग टिब्बा है, एक महाभारत हो गया, है ना। तो ये 4 जरूर याद रखेंगे। और भारत का जितना भी हिल स्टेशन है वो सब का सब मध्य हिमालय पे ही है। जैसे मसूरी हो गया, है ना, और या नैनीताल चक्राता टाइप में हो गया, जो भी रहे, ठीक है। देहरादून भी हिल स्टेशन ही है, देहरादून भी हिल स्टेशन है। आप लोग घूमने जाएंगे ना देहरादून, शादी के बाद हो जाएंगे ही। तो देहरादून घाटी में है, हिल स्टेशन नहीं है। हिल स्टेशन जाना होगा तो मसूरी चुन लीजिएगा, बेस्ट है।
तो इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। गाल पे हाथ रखने से कम समझ में आता है, ठीक है, क्लास चल रही है लाइव। भूगोल को जितना बढ़िया से अपनाइएगा ना, वो उतना ही इंटरटेन करेगा आप लोग। यहाँ पे वैसा सवाल नहीं मिलेगा कि शाहजहां का जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म कब हुआ तो ढूंढ रहे हैं, 3 किताब में 3 टाइप का डेटा मिल गया है। वास्को डी गामा भारत कब आया, 3 टाइप का डेटा मिल जाएगा, कहीं पे 20 मई लिख देगा, कहीं पे 17 मई लिख देगा, है ना। यहाँ पे वो सब सवाल नहीं है, मतलब इसको जितना बढ़िया से अपना लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में एक टर्म है ना, अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो जितना ज़्यादा आत्मार्पित कीजिएगा उतना ही ये आनंद देगा। नहीं तो संरचना समझना आसान नहीं है, संरचना को समझना आसान नहीं है। किताब में संरचना नहीं दिया रहता है, उड़ा देगा, मतलब पूरा डिवीजन ही नहीं करता है, मतलब टाइम स्केल को जितना बढ़िया बताना चाहिए वो नहीं बताया है। अब देखिए टर्शियरी के बाद जो है क्वाटनरी। क्वाटनरी का 2 डिवीजन किया गया है, एक प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन और एक होलोसिन। इसका शॉर्ट टर्म हो गया PH। अब शुरू से अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका शॉर्ट टर्म बन जाता है प्री कैम्ब्रियन के बाद से COSDCP, उसके बाद PJC, फिर EOMP, फिर PH। अब ये सबसे पुराना से लेकर के सबसे नया तक का डिवीजन है। जैसे C से कैम्ब्रियन हो गया, आप लोग पढ़ लिए, कैम्ब्रियन नहीं पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी मिला हुआ, चूंकि वो भारत के संदर्भ में कम बताए हैं। कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। बीपीएससी में ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नया से पुराना सजाने को दे देगा कि आप इसको सजाइए कौन नया है कौन पुराना है। इयोसिन पुराना है, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन या प्लिस्टोसिन, होलोसिन। ये 6 पॉइंट नए सवालों के लिए तैयार रहिए। वो भले इस बार आए ना आए, लेकिन अगली बार मतलब हाल के वर्षों में आने का संभावना बन जाएगा। एग्जामिनर मेहनत करेगा, सवाल यहाँ से निकल जाएगा, नहीं तो फिर उसको उत्तराखंड का 4 जिला चुनना पड़ जाएगा। ठीक है, सवाल बनाया कहाँ है, सवाल बनने का इतना सारा क्षेत्र छोटा है, बनाया कहाँ है, उटपटांग सवाल तैयार कर देता है। एक तो सिलेबस अस्पष्ट रूप से दे दिया है और उसके बाद पूछने का तरीका और अस्पष्ट हो जाता है, नहीं हो जाता है। ऐसा ऐसा सवाल बनाएगी जो एकदम से रीजनल वाले को ही पता होगा, जिसकी चर्चा ना तो किसी राष्ट्रीय बुक में है और ना ही बिहार के किसी बुक में है ना, वैसा ही पूछ देगी, कोई मतलब नहीं उसका बनता है। क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, तो इसमें प्लिस्टोसिन और होलोसिन आ गया है। प्लिस्टोसिन काल का जो निक्षेप है या संरचना है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा है, शिवालिक। शिवालिक संरचना। बिहार के अधिकांश भाग में बांगर मिट्टी का विस्तार है, बांगर, और कश्मीर का करेवा। कश्मीर जो घाटी है ना, तो घाटी से पहले करेवा उसको कहते थे, तो करेवा एक झील जैसा था और इसी करेवा में जमाव हो गया, तो इसके ऊपर कश्मीर का विकास हो गया, है ना। तो करेवा को भी याद रखेंगे। तो प्लिस्टोसिन काल में भारत की 3 प्रमुख संरचना को याद रखेंगे, शिवालिक, बांगर और करेवा। बांगर एक प्रकार की मिट्टी है, जैसे हम लोग का जो बिहार है, बिहार में नदी का जो पुराना वाला जलोढ़ है उसको हम लोग बांगर कहते हैं ना। जहाँ जहाँ नदी है और नदी में उस स्थान तक निक्षेप हो गया जहाँ पे वर्तमान समय में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वो सब इलाका बांगर हो जाता है। ठीक है, और वही होलोसिन को याद रखेंगे। होलोसिन प्रकार की जो संरचना है वो सब का सब नदी घाटी में पाया जाएगा। जैसे होलोसिन संरचना सबसे इंपॉर्टेंट, या प्लिस्टोसिन उन नदियों की घाटी जहाँ पे हमेशा नदी जो है कुछ ना कुछ निक्षेप करते रहती है। अच्छा उदाहरण दे सकते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा
ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावे दक्षिण की वो तमाम नदियां जहाँ पे निक्षेपों का जमा हो रहा है, जैसे कावेरी घाटी में भी खास करके जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे निक्षेप होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही महानदी घाटी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो जाएगा। तो सब का सब जो नदी घाटी है उन नदी घाटियों में होलोसिन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। होलोसिन जो चट्टान होगी वो सबसे नवीनतम चट्टान है, सबसे नवीनतम चट्टान है। इसका विकास कैसे हुआ है? नदियों के द्वारा लाए गए तलछटों के जमाव से जितना भी वो सेडिमेंट्स लेकर के जा रही है कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी, वो जो चट्टान बन जाएगा वो होलोसिन प्रकार की चट्टान, ये खादर बन गया। तो बांगर और खादर में पुराना कौन रहा? बांगर ना। बांगर और खादर में पुराना कौन रहा? बांगर रहा, ठीक है। तो क्वाटनरी क्रम की चट्टानों में प्लिस्टोसिन और होलोसिन। अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे एक उदाहरण रहे सोमेश्वर श्रेणी का, जो अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, सोमेश्वर श्रेणी का। तो सोमेश्वर श्रेणी कब की संरचना है? या तो क्वाटनरी आपको दिख जाए या तो प्लिस्टोसिन दिख जाए, ठीक है, या तो प्लिस्टोसिन दिख जाए। ठीक वैसे ही पूछे कि बिहार में जो खादर मिट्टी है वो किस प्रकार की संरचना है, तो या तो आपको क्वाटनरी दिखना चाहिए अन्यथा आपको होलोसिन दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसको बिहार के संदर्भ में समझिएगा। बिहार में ये डिवीजन आपको दिख रहा है, कौन सा है? खादर, ठीक है, सॉरी क्वाटनरी कह सकते हैं या बांगर कह सकते हैं। बांगर खादर, चूंकि इसमें खादर का डिवीजन नहीं दिया है तो खादर और बांगर में कैसे हम लोग को डिफरेंस करें। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है तो वो नदी अपने किनारों पर सबसे पहले डिपोजिशन करेगी, तो यानी कि नदी का जो किनारा हो गया ये खादर बेल्ट हो जाएगा। इधर में क्या है कि बाढ़ आते रहता है और हर साल जो है निक्षेप पे निक्षेप चलते जाएगा, जितना ज़्यादा बाढ़ आएगा हर साल उतना ज़्यादा निक्षेप होते रहेगा। और कुछ इलाका जो दूर वाला हो गया जहाँ पे बाढ़ का पानी अब पहुँच ही नहीं पा रहा है वो बांगर हो जाएगा। तो आप अगर इसको उदाहरण बनाना चाहें तो इसे घाघरा का, सॉरी ये हो जाएगा कौन सा नदी, नहीं घाघरा ही है ना, ठीक है। उसके बाद गंडक कर देते हैं, उसके बाद बूढ़ी गंडक कर देते हैं। तो 3 उदाहरण दे दीजिएगा, करमनासा छोड़ दिए, एक सोन बना दीजिए। तो अगर उदाहरण मेंस में लिखना होगा तो घाघरा गंडक का करिए, घाघरा छोड़ दीजिए या बूढ़ी गंडक हटा दीजिए। नदी के किनारे आसपास थोड़ा सा आप एक ऐसे मैप बना देंगे और हल्का सा कोई अलग वो सिंबल लेकर के दिखा देंगे कि ये खादर हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा दूर बना दीजिएगा बांगर का। बांगर का कहने का मतलब बांगर वो इलाका हो जाता है जहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँच पाता, यानी कि वो ऊंचाई वाला इलाका है। बांगर भी पहले खादर ही था, बांगर पहले खादर था लेकिन धीरे धीरे पुराना होते गया और मिट्टी का लेयर बढ़ते चला गया, है ना, तो वो खादर बांगर के रूप में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है? दक्षिण भारत में ये कोई डिवीजन नहीं करेंगे ऐसे कि ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, वो नदी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कावेरी है, हाँ उत्तर भारत तो है ही पूरा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का पूरा जो इलाका है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत आप लोगों ने देखा कि वो आर्कियन क्रम की चट्टानें वहां पर जाते जो कठोर हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जो नॉर्थ इंडिया है वो सब का सब अभी नदी घाटी वाला क्षेत्र है, यानी कि हिमालय से जो नदी उतर रही है, हिमालय खुद में एक नया संरचना है, हिमालय खुद में क्या है, नया संरचना है। और इस कारण जब नदी उतरती है तो हिमालय का अपर्दन करती है, अपने साथ लाया गया सारा मलबा कहाँ निक्षेपित करेगी, यानी कि फुट हिल पे करते जाएगी, फुट हिल से शुरू करेगी और डेल्टाई क्षेत्र तक करते जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब जितना ज़्यादा पानी का वेग रहेगा उतना ही मलबा दूर बहते जाएगा, धीरे धीरे वो अपने आसपास सब पूरे का पूरा क्षेत्र कवर कर लेगी। तो ठीक वैसे जैसे कोसी नदी आ रही है बिहार में, मान लीजिए नदी आई तो यहाँ पे इसका वेग ज़्यादा रहेगा ना, वेग ज़्यादा रहेगा
लेकिन थोड़ा और दूर जाते वो समतल क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो अपने दोनों किनारे पे मलबा डिपॉजिट करते जाएगी, है ना। तो इस कारण से यहाँ पे मिलेगा बांगर, जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। और धीरे धीरे गंगा तो और साउथ में आएगी, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये स्केल पे हम नहीं बता रहे हैं, है ना, स्केल पे नहीं है। तो यानी कि जहां पे पानी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए बांगर का क्षेत्र कौन सा हो गया, यहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। खादर का क्षेत्र हो गया, यहां बाढ़ का पानी है, और धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होते जाएगा तो धीरे धीरे ये इलाका से पानी हटते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिट्टी बच जाएगा ना, वो खादर कहलाएगा। खादर एकदम नवीनतम मिट्टी है। तो बांगर और खादर समझ में आ रहा है आप लोगों को। बांगर और खादर बिहार में कितना है, 90% से ज़्यादा जो है बिहार में। अब ये संरचना कौन सी संरचना हो गई है, क्वाटनरी हो गया, ये टर्सरी या क्वाटनरी है। तो बिहार का सबसे ज़्यादा विस्तार कौन सा है, क्वाटनरी संरचना का है। अब एक सवाल रहे बीपीएससी में कि बिहार में टर्सरी चट्टानें मिलती हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। बिहार में टर्सरी चट्टानें किस लोकेशन में है, उत्तर पश्चिम में है। बिहार का मध्यवर्ती क्षेत्र है, टर्शियरी है या क्वाटनरी है, क्वाटनरी है। अब आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ये इलाका कौन सा है, ये विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज में चट्टानों का निर्माण छिछले घाटियों में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टान है। कौन सी चट्टान हो जाएगी फिर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इस प्रकार की चट्टान हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इस इलाके में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, यानी कि ग्रेनाइट नीस है, सिस्ट है। सबसे ज्यादा कठोर चट्टान कहाँ मिलेगी बिहार में, सबसे कड़ा चट्टान, सबसे पुराना चट्टान दक्षिण इलाका में मिलेगा। सबसे पुराना चट्टान यही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे नया से लेकर के सबसे पुराना अगर हम उसको क्लासिफाई कर दें, समय है, ठीक है, सबसे अगर क्लासिफिकेशन कर दें तो सबसे पुराना हो गया आपका बिहार का दक्षिण वाला इलाका। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, विंध्यन, 2 आ जाएगा। 3 पे कौन आएगा, टर्शियरी, ठीक है, ये कर लें, 3 आ जाएगा। और बाकी का पूरा जो इलाका है वो 4 पे आ जाएगा। यानी कि बांगर खादर सबसे ज्यादा बिहार में विस्तृत है ना। तो ये बिहार की संरचना के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। अब इसी में सवाल बीपीएससी घुमा के पूछती है, बिहार का सबसे नया भाग कौन सा है, सबसे पुराना भाग कौन सा है। अब बिहार समझ में आ रहा है, आप लोग नए क्षेत्र में है, पुराने क्षेत्र में है, नए में है ना, पुराने कहाँ है, पुराने तो गया में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, हम लोग नए में है ना। हाँ नया में है, 90% से ज़्यादा जो भाग है बिहार का वो नया है। तो यहाँ पे खेती करेंगे या फिर यहाँ पे उद्योग लगा देंगे, खेती करेंगे, कृषि आधारित उद्योग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है और मिट्टी जो है वो फर्टाइल है, ठीक है। अब देखिए वो मिट्टी जो हर साल नया होते जा रही है, इसकी तुलना आप छत्तीसगढ़ से कीजिए, छत्तीसगढ़ से कर दें, वहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में आप लोग को डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी तो है लेकिन हर साल मिट्टी का एक नया परत बनते जा रहा है। ये लाभ और राज्य को नहीं प्राप्त है। ये लाभ आप चाहिए कि महाराष्ट्र को मिला होगा तो नहीं है, तमिलनाडु को नहीं है, तेलंगाना को नहीं है, ये लाभ बिहार को है, ठीक है। क्या है, हाँ यूपी भी कर लीजिएगा, किसी राज्य से हम पंगा नहीं ले रहे हैं, बिहार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यूपी से भी ज्यादा फर्टाइल है बिहार, हम बोल रहे हैं बार बार 90%, क्या यूपी का 90% है, हाँ पूर्वी भाग कह सकते हैं हम लोग उसको, इसको ना लैंड यूज कहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, ये सब का सब अनियोजित तरीके से करते हैं, इसीलिए पानी बह जा रहा है या बाढ़ आ जा रहा है या जो भी है। इसको हम लोग यूटिलाइज कर लें तो अच्छा संसाधनों का हम लोग दोहन कर सकते हैं, ठीक है ना, कर ही नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। अब बताइए संरचना खत्म हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो बताइए, नहीं तो बहुत ही क्लिष्ट है, जो कि बीपीएससी में इतना कर लीजिए।
अब देखिए पिछली बार 3 सवाल पूछा गया था, आपके पास है तो जरा देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 69 बीपीएससी में वो डाले थे ना ग्रुप में, ग्रुप में वो नहीं डाले थे, डाले हैं ना, उसमें देखिए 69 बीपीएससी में 3 सवाल है, वो बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको नया आइडिया मिला कि नहीं मिला। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि उसको देखिए। परसों ही हम डाले थे क्लास का, तो आज मॉर्निंग में भेजे हैं। जो हम बोल रहे थे कि 20 सवाल भूगोल का है वो हम परसों ही बोल दिए थे ना। परसों वाला डाल दीजिएगा सन्नी, हो सकता है व्यस्त रहते हैं सन्नी काफी, पिछले 3 दिन से भी बहुत व्यस्त थे। तीनों सवाल देखिए बन रहा है नहीं बन रहा है, उससे ज्यादा आइडिया नए सवालों के लिए मिला कि नहीं मिला। देखिए ना बड़ा सवाल है, सवाल को देखिएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि देख लीजिए, नहीं तो मालूम चलेगा ना कि वो अपने मतलब बड़ा सवाल है, 4 भाग में बटा हुआ है, आधा पेज का सवाल है वो, कॉन्सेप्ट का सारा खेल है। हाँ विंध्य दिन से स्टार्ट हुआ है, नहीं उससे पहले नहीं है, चट्टानों में जीवों का अवशेष नहीं है। डाल दिए सन्नी। भेज दिए। सवाल देखिए आप लोग, तो उसमें देखिए संरचना वाला सवाल, संरचना वाला सवाल दिखाइए हमको। क्वेश्चन नंबर 80 81 82 के आसपास होगा ना। देखिए कहीं धारवाड़ दिख रहा है, कहीं आर्कियन दिख रहा है किसी सवाल में, हैं? उसी 20 सवाल में होगा। वो क्वेश्चन आया है, नहीं वो वाला नहीं। एक मिनट, देखिए सर ने फिर हम आपको पोस्ट किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा इसका। मिला आप लोगों को? आएगा आएगा आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिखा आपको, कितना बड़ा सवाल है। अब आप एग्जाम में इसको देख करके हद हंस जाइएगा, उसके लिए अभी से अभ्यास जरूरी है।
अब देखिए बना कि नहीं बना, आप लोगों से समझ में आया कि नहीं आया? आ जाएगा उस दायरे में, आ जाएगा ना? अब देखिए एक सवाल रहेगा कि बिहार में सोना जो है पाया गया है। अगर ऐसा सवाल है कि बिहार में सोना किस संरचना में पाया गया, फिर क्या बोलिएगा आप लोग? धारवाड़ में होता है, ठीक है। जैसे जमुई में सोना मिला है ना, तो किस काल में किस संरचना में मिल सकता है ये? क्या कुडप्पा में मिलेगा, विंध्यन में? नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं, कभी भी कुछ मिलता है, जैसे सोना मिल जाए, निकेल मिल जाए। एक लाइन आप लोग और छोड़ दिए होंगे, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो जो टर्शियरी बताए थे, उसी टर्शियरी में इयोसिन का जो काल है उसमें भारत में तेल भंडार पाया जाता है। जैसे कि राजस्थान गुजरात में तेल है, असम में तेल का भंडार पाया गया, वो सब का सब इयोसिन काल का है। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट करके लिख दीजिएगा। कौन सा? मुंबई हाईवे, वो तो समुद्र का हिस्सा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग महाद्वीपों के बारे में देख रहे हैं। बात को समझ गए आप? मुंबई हाई का हम लोग समुद्री क्षेत्र नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़े होंगे पहले कि पैंजिया था, ठीक है। चारों ओर जो जल था वो क्या था? पैंथालासा था। पैंजिया दो भाग में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब हम लोग गोंडवाना लैंड को ज्यादा समझ रहे थे, ठीक है। लिखिए इयोसिन काल में, इयोसिन काल में, इयोसिन काल में, या इसको ऐसे लिख लीजिए, राजस्थान गुजरात एवं असम में मिलने वाला तेल क्षेत्र, राजस्थान गुजरात एवं असम में मिलने वाला तेल क्षेत्र इयोसिन काल का है। गुजरात एवं असम में मिलने वाला तेल क्षेत्र इयोसिन काल का है, इयोसिन काल का है। एवं असम में मिलने वाला तेल क्षेत्र इयोसिन काल का है, ठीक है। अब आप बताइए हमको कि वो सवाल बन गया 92 नंबर का, ठीक है। और भी सवाल पीछे का देख लीजिएगा, जो भी बना जैसे 68 में आया होगा, 67 में आया होगा संरचना से। और एक सवाल आप लोगों को हम लिखवाए थे कि आप लोग घर से लिख करके आइएगा, मेंस का सवाल अभी बोले थे ना लिखने के लिए। अब वो वैसे ही बनाइएगा आप लोग, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन करते हुए। अब आपको उसमें देखना है कि उस टाइम में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। एग्जाम आप लोग का नवंबर में जाएगा ना। अब उम्मीद कम है कि सितंबर में हो, उम्मीद लेकिन कम है कि सितंबर में हो। लॉजिकली सोचिएगा तो कम वर्ड आप लोग 200 लिख लीजिए, 200 या 250 कर दीजिए। क्वेश्चन आप लोग इन लोगों से लिखिएगा, हम आते के साथ ऐसे ही मुजवानी लिखवाए थे, इन लोगों से लिख लीजिएगा और कल से समय से आ जाइएगा 3:30। अब आपको ये एक सवाल और, अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सिर्फ एक राज्य से मिलती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। कूट देखना है 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3 या सभी। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिर्फ एक ही राज्य से मिलती है? केवल एक राज्य से मिलती है। सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम। और कूट है 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। कितना आसानी से बता दिए, हो गया। कैसे? सिक्किम की सीमा सिर्फ वेस्ट बंगाल से मिलती है और मेघालय सिर्फ असम से। अभ्यास से बन गया सारा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों के चेहरे पे।